और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को आए बजट पर आज विधानसभा में सामान्य चर्चा जारी है। चर्चा के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने बजट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में जिस हाइट का जिक्र किया है उसका अर्थ ऊंचाई से नहीं है। रमन सिंह ने हाइट शब्द का विस्तृत मतलब बताते हुए सरकार को घेरा। रमन सिंह ने कहा कि हाइट में एच का मतलब हॉलो यानी कि खोखला, ई का मतलब एक्सक्लूनरी यानी कि सीमित, इम्परफेक्ट, आई यानी इम्परफेक्ट यानी कि अपारंगत, अपूर्ण, जी का मतलब उन्होंने बताया गवर्नमेंट गिल्ट यानी सरकार की गलतियां हैं, एच का मतलब उन्होंने बताया हॉरर, डरावना, और टी का मतलब उन्होंने बताया टेरिबल यानी कि भयावह। रमन सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने जो हाइट का मतलब समझा और जो जनता ने जाना उसमें बहुत अंतर है। रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा आमदनी 58 ही और खर्चा ज्यादा हुआ। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, हाइट हो गई सियासत की। मुख्यमंत्री कहते हैं बजट हाइट पर आधारित है, जिसमें वो होलिस्टिक एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, गवर्नेंस और उसके बाद टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का वो जिक्र करते हैं। रमन सिंह हाइट की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस साल नहीं बल्कि 2 सालों के बजट का ये गुस्सा है, ये विरोध है जो रमन सिंह निकाल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का बजट है उसे भी गिलोटिन के जरिए पास किया गया था। देखिए आसिफ, अंग्रेजी के इन अक्षरों का सीएम भूपेश बघेल के लिए अलग मायने हैं और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के लिए अलग मायने हैं। अब ये तो जनता पे है कि वो किनके मायने को ज्यादा आत्मसात करती है, ज्यादा समझती है, ज्यादा बूझती है और उस पर विश्वास करती है। लेकिन सियासत चरम पे जरूर इस हाइट को लेकर दिखाई देता है। हालांकि सदन में जिस तरह से बजट पेश करने के दौरान सीएम भूपेश बघेल इसकी व्याख्या करते हुए नजर आए, आज जब उस पर चर्चा हो रही थी तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह उसकी दूसरी तरह से व्याख्या करते हुए नजर आए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना यह था कि इस हाइट्स में एक तरह से हम यूं कहें कि तमाम नकारात्मक उन्होंने एच का मतलब अलग, आई का मतलब अलग, जी का मतलब अलग, मतलब टोटल अगर हम कहें तो इस पूरे अक्षरों का मतलब उन्होंने एक तरह से इस बजट को लेकर नकारात्मक तरीके से निकाला। कहीं ना कहीं इस बजट को डरावना भी बताया उन्होंने, भयावह भी बताया और खोखला भी बताया। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो बजट पेश करने के दौरान जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने उसकी व्याख्या की, बहुत बेहतर इस बजट को कहीं ना कहीं बताया गया। अगर हम संक्षेप में उसकी व्याख्या को कहें तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से सवाल सियासी तौर पे उठाए जा रहे हैं कि बजट में ये चीजें छूट गई, बजट में वो चीजें छूट गई, बजट घाटे का बजट रहा, जितनी वित्तीय वर्ष 2020-21 की राशि थी बजट की 1,02,000 करोड़ रुपए के आसपास, इस बार का बजट उससे कम रहा। तो ऐसे कई सारे सवाल सियासी तौर पे उठाए जा रहे हैं और उन्हीं सवालों को सदन के बाहर जिस तरह से बीजेपी उठाती हुई नजर आई कल बजट जब सीएम ने पेश किया उसके बाद, अब सदन के भीतर चूंकि उस बजट पे चर्चा हो रही है अनुदान मांगों पे, तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह उठाते हुए नजर आए और एक तरह से विपक्ष के नेता के नाते सरकार को घेरते हुए नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो सत्ता पक्ष के, सरकार के अपने इसके मायने हैं, वो अपनी तरह से व्याख्या करके अलग अलग मतलब समझाते हुए बजट को विस्तृत तरीके से रख रही है कि कहां पे इसका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है और कहां पे इसका प्रभाव जो है वो सामान्य जैसे पिछली बार था उस तरह का रहेगा। लेकिन विपक्ष के नाते बीजेपी को यह लगता है कि इसका कुछ भी प्रभाव सकारात्मक नहीं पड़ने वाला है, इस बजट को टोटली नकारात्मक करार दे रही है विपक्ष। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह ने एक नई व्याख्या इसकी निकाली है। सत्या, देखिए ये तो परंपरा है कि जब भी कोई सरकार बजट लाती है तो पक्ष कहता है इससे शानदार बजट आज तक नहीं बना, विपक्ष कहता है इससे घटिया बकवास बजट आज तक नहीं बना। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जनता के मूल मुद्दे और जनता बजट में जिन चीजों पर आपत्ति उठाती है या जनता का ध्यान उन मूल मुद्दों की तरफ विपक्ष ले जा पाया या नहीं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना इफेक्ट इस बार के बजट पे, साइड इफेक्ट हम कहें तो कोरोना का, वो दिखाई दिया है। विपक्ष अपनी बात को मजबूती से रखने की कोशिश सदन में भी कर रही है और सदन के बाहर भी कर रही है और इसलिए रखने की कोशिश कर रही है कि ऐसा अमूमन बहुत कम ही होता है और बहुत कम ऐसे स्टेट्स में होता होगा कि किसी भी वजह से
जो बजट का आकार है वो पिछले वित्तीय वर्ष से कम हुआ हो। फिलहाल वैसा दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। हाँ, ये जरूर है कि सरकार ये तर्क दे रही कि कोरोना का साइड इफेक्ट है और उसका भी कहीं ना कहीं असर है, और ऐसे में तब जबकि आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश हुआ था आसिफ, उसकी रिपोर्ट जब सदन के पटल पर रखा गया था, उस दौरान भी और उसके बाद भी कई सारे सवाल उठे थे कि माइनस में सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय जो है वो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ, तो ऐसे सवाल उठे थे। बजट पे भी ऐसे सवाल उठे थे। हाँ, विपक्ष अपनी बात को पुरजोर तरीके से सदन में भी रखने की कोशिश कर रही है और बाहर भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जनता के ऊपर है कि वो भरोसा किस पे करती है, सत्ता पक्ष के तमाम बयानों पे, सत्ता पक्ष के तमाम बातों पे, सत्ता पक्ष के तमाम विश्वास दिलाने की कोशिशों पे, या विपक्ष के तमाम बातों और विश्वास दिलाने की कोशिश पे। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, कहीं से भी भले संख्या बल में कम विपक्ष है लेकिन आक्रामकता जो है वो बराबर दिखती है, या बात पहुंचाने की कोशिश जो है सदन या सदन के बाहर भी बराबर कहीं ना या उसके आसपास दिखाई देती है। हालांकि ये लोगों के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वो भरोसा किस पे करती है, और सियासत में इसका सबसे बड़ा फैसला चुनावों के वक्त देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जो लोगों की राय रहती है वो मिली जुली रहती है बजट को लेकर। बहुत सारे लोग इस बजट को भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस बजट को घाटे का बजट कह के कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा बजट तो नहीं कहा जाएगा। कई सारे वर्ग खुश हैं तो बहुत सारे वर्ग नाखुश भी हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो विपक्ष ने इस बजट पे जिस तरह से सवाल उठाया है, जिस तरह से लोगों के हवाले से बातों को रखने की कोशिश की है, ऐसे में सरकार को घेरने की एक मजबूत कोशिश तो दिखाई देती है। मैं सत्या लौट रहा हूं आपके पास। सुशील आनंद शुक्ला माफ कीजिए, मुख्य प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपके पास आ रहा हूं। आज आपने कल बजट में आपकी सरकार ने हाइट का अलग मतलब बताया था। हम तो उन्हीं शब्दों को याद करके बैठे थे कि हॉलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन आज रमन सिंह ने हाइट का अलग मतलब बताया और कहा है कि जीरो बजट है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, आप जो मतलब मान के बैठे हुए हैं कल, जो इसी पे आप कायम रहिए और पूरा भरोसा रखिए। छत्तीसगढ़ की जनता भी पूरा भरोसा रख रही है कि बजट नो डाउट समग्र विकास वाला, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला बजट साबित हो रहा है। और रमन सिंह जी की खींच स्वाभाविक है, क्योंकि उनको जो भय लग रहा है, तो भय बजट को देख के भय लग रहा है। भय इस बात का लग रहा है कि यह सरकार तो और ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगी इस बजट में। जिस प्रकार से घोषणाएं की गई हैं, जिस प्रकार से लोगों के विकास की अवधारणा को, जिस प्रकार से 5,900 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण, वो भी बिना किसी ब्याज के देने का लक्ष्य रखा गया। जिस प्रकार से बस्तर में लोगों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए 2000 होमगार्ड भर्ती करने की, देखिए आसिफ जी याद होगा, हमने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शासकीय सरकारी आश्रमों में हम जो बच्चियां पढ़ती हैं, हरिया मारी कांड जैसी की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसको याद रखा था इस बजट में, इसीलिए सरकारी आश्रमों में बच्चियों की सुरक्षा के लिए 2000 होमगार्ड भर्ती की व्यवस्था की गई है। तो इस बजट से भय दूर होगा, इस बजट से विकास होगा। इस बजट में जहां एक ओर से कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, एथेनॉल आधारित उद्योग लगने वाला है, तो रमन सिंह जी की जीत स्वाभाविक है। रमन सिंह जी विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो ये जो बजट की आलोचना नहीं करेंगे तो फिर आपातंगिक हो जाएंगे। तो लेकिन बजट के जो तथ्यात्मक पहलू है, रमन सिंह जी उसका तथ्यात्मक आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बजट कहीं न कहीं यदि राष्ट्रीय स्तर से जो तुलना की गई उसके आधार पर भी यह बजट बहुत सुंदर बजट है। इस बजट में लोगों का समग्र विकास का पूरा ध्यान रखा। ठीक, सुशील जी मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। जब आपने कहा कि तथ्यात्मक विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो तथ्यों के पेशे से जुड़े हुए अमित चिमनानी साहब पेशे से सीए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अमित चिमनानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। चिमनानी साहब, पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये जरा आप मुझे बताएंगे सर, कुल बजट 2020-2021 यानी जो पिछला बजट था वो था 96,091 करोड़ रुपए का, और उसके ऊपर जब अनुपूरक बजट सरकारें लाती हैं तो फिर विपक्ष कहता है कि देखिए बजट संभाला नहीं जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ रही है। और अब जब नया बजट आया है 96,091 करोड़ रुपए से ज्यादा का, 97,145 करोड़ का, तो उसके बाद अब इसकी तुलना की जा रही है अनुपूरक बजट की गिनती को मिला के। तो जरा ये तर्क समझाएंगे सर, विरोध भी करते हैं आप अनुपूरक बजट का, और जब तुलनात्मक अध्ययन की बात होती है तो फिर आप अनुपूरक बजट को सम्मिलित कर उसकी तुलना करते हैं, ना कि मूल बजट से। देखिए आसिफ जी, विरोध सिर्फ इस बात का नहीं है जो हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी और भी बातें हैं जिसके लिए तथ्यात्मक विरोध आज हुआ है।
और जैसा सुशील जी कह रहे थे अब प्रासंगिक हो जाएंगे, नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष आपकी अनुमति से रखना चाह रहा हूँ कि सरकार जो कहती है, जो बजट अनुमानित करती है, उससे उलट काम करती है। जैसे 19-20 वर्ष में 10,881 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट इन्होंने अनुमानित किया, लेकिन हुआ कितना? 21,089 करोड़। ऐसे ही उसके अगले वर्ष में 11,518 करोड़ रुपए अनुमानित किया, लेकिन हो गया 22,838 करोड़। मतलब जितना ये अनुमान लगाते हैं उससे दोगुना घाटा करते हैं, और जितनी आय अपेक्षित करते हैं उससे आय काफी कम होती है। इससे क्या हो रहा है कि ऋण के मकड़ जाल में हम फंस रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, प्रदेश के दर्शक और शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि 2 साल जो गुजर चुके हैं और इस साल के बजट में जो ऋण लेना प्रस्तावित है, कुल ऋण हो गया है 53,700 करोड़ रुपए। आई रिपीट, 53,700 करोड़ रुपए का ऋण 3 वर्षों में ये सरकार ले रही है। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं नोटिस करवाना चाहूंगा कि इसमें पूंजीगत व्यय बिल्कुल नगण्य है। पूंजीगत व्यय वो होते हैं जिससे प्रदेश का विकास होता है। सारा का सारा बजट वन टाइम एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, सैलरी, पेंशन, भत्ते खर्चा कर दीजिए, इसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए। तो जब हम पूंजीगत व्यय नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, बजट का आकार भी छोटा होता जाएगा, प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी, और ये प्रदेश पूरी तरीके से केवल और केवल कर्ज के मकड़ जाल में होगा। ये पूंजीगत व्यय पर जो आपने सवाल उठाया है शुक्ला जी, पिछली बार तो फिर भी 13,814 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया था आपने। इस बार आपके पूंजीगत व्यय पर अमित चिमनानी साहब सवाल उठा रहे हैं। आसिफ जी 5 सेकंड। आसिफ जी आपकी ये बात जो आपने कही, 13,814 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था इन्होंने। अच्छा। लेकिन इन्होंने खर्चा पूंजीगत व्यय 8,566 करोड़ ही किया है। इस बार का पुनरीक्षित अनुमान देख लीजिए। जो इन्होंने पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया था वो 16% कम था पिछले बजट से, लेकिन खर्चा तो उससे भी 5,000 करोड़ कम किया है इन्होंने। ये देखिए, मैंने तो वो आंकड़ा बताया सुशील जी जो आप ही के बजट से मैंने उठाया था पिछले साल का अध्ययन करने के बाद। उस टाइम अनुमानित था 13,814 करोड़ रुपए, जो करीब करीब 15% था टोटल बजट का। राजस्व व्यय बहुत ज्यादा था, 85%, और उस पर अमित चिमनानी साहब कह रहे हैं कि अनुमान ही आपका गलत है, बताते कुछ हैं, खर्चा कुछ करते हैं, करना कहीं चाहिए, करते कहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो अमित चिमनानी जी सीए हैं और थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो उनको ये जानकारी होना चाहिए कि इस बात का जो राज्य का सकल वित्तीय घाटा है वह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% है, जो कि हमारे राष्ट्रीय औसत से भी 2% अच्छा है। सुन लीजिए चिमनानी साहब, सुन लीजिए एक मिनट। पूंजीगत व्यय की जहां तक बात है तो इस वर्ष भी राजस्व व्यय जो हमारा 83,027 करोड़, पूंजीगत व्यय में 13,839 करोड़ रुपए है। वर्ष 2021 में हमने पूंजीगत कुल व्यय का जो अनुमान है वो 14% है, जो बजट में प्रावधान किया गया है। तो नहीं तो इस बार कम क्यों कर दिया? पिछली बार तो आपका अनुमान ज्यादा था, अनुमान गलत हो गया इसलिए कम कर दिया क्या सर? एक चीज बताइए, इस समय जब पूरे देश का जो इकोनॉमिक सेक्टर है क्रैश हो चुका है, उस समय एक छत्तीसगढ़ जैसा राज्य अपने पूंजीगत व्यय को 14% तक ले जाता है, 13,839 करोड़ रुपए, तो यह बड़ी उपलब्धि है। अब तो सर देखिए बजट पेश हो गया है और उस पर चर्चा भी जारी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।